बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, हम आपको वे टू सक्सेस की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से चैनल के मेंबर हैं तो वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोज़ ला सकें। अगर आपको FPSC के टेस्ट के बारे में कोई भी मालूमात चाहिए या आपको किसी टॉपिक पर इशू आ रहा हो तो हमें ज़रूर आगाह करें। हम आपके लिए वीडियो बनाकर आपका और आप जैसे दूसरे दोस्तों का मसला हल करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। हम इस चैनल पर सीनियर ऑडिटर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, अकाउंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शंस का पार्ट 5 स्टार्ट करने लगे हैं, और इस लेक्चर का आगाज़ मैं आप लोगों से एक थोड़ी सी आप लोगों पे एक पहेली सी डालता हूँ। उसी से हम लेक्चर का स्टार्ट करेंगे, और जितना हम इसमें पढ़ेंगे उसी में ही मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा कि आप ये माइंड में एक तसव्वुर कर लें। इमेजिनेशन आपका जितना स्ट्रांग होगा, आपकी उतनी इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। आप ये तसव्वुर करें कि आप सीनियर ऑडिटर बन गए। अब आपकी अपॉइंटमेंट भी हो गई है, और आपकी ट्रेनिंग वगैरह के जो भी हैं वो सारे प्रोसेस होने के बाद आपकी एक टीम बनाई जाती है, आपको उसका लीडर बनाया जाता है, और आपको भेज दिया जाता है किसी भी गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट का, जाके आपने ऑडिट करना है। अब माइंड में एक आप ये भी तसव्वुर कर लें कि किसी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज आप नैब का जाते हैं कि आपको नैब का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है, और आपको टाइम दिया जाता है कि विद इन 2 वीक्स या विद इन मंथ आपने ऑडिट करके आना है। अब आप जब नैब के ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो जहां पे उनका रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन्ड है, आप उनसे जैसे आपके जो ओल्ड कुछ एम्प्लॉइज़ होंगे उनको पता भी होगा कि कहाँ पे आप जाके किस किस ऑफिस में क्या क्या चीज़ देखते हैं। तो वो सारे एम्प्लॉइज़ अब क्या कहते हैं कि जो आप सीनियर ऑडिटर हैं, आप लीड करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को। वो आपकी कोई गाइडेंस नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं बताएंगे कि हमने कैसे स्टार्ट करना है ऑडिट और क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो आप पूछते हैं कि मैं आपकी किसी जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफ़िस में जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि मैं ऑडिटर हूँ, मेरी ये टीम है, मैं ऑडिट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी ठीक है, आपके लिए फ़लाँ चीज़ जो है अवेलेबल है, तो आप ऑडिट करें। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ जो है उनका एनुअल रिकॉर्ड या जितने भी सालों का आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, वो रिकॉर्ड तो बहुत लंबा चौड़ा है। आप उसके बारे में कैसे स्टार्ट करेंगे कि मुझे क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए। तो ये लेक्चर जो है आपको इसी के बारे में बताएगा कि आपने अपने काम का आगाज़ कहाँ से करना है। लेट्स सपोज आप ज़ीरो पे हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो आप कैसे स्टार्ट ले सकते हैं? स्टार्ट तब ही ले सकते हैं जब आपको पता हो कि ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, स्टेप 5 है, और ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद आप उस ऑडिट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हम ऑडिट की तरफ मूव कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें वेरी स्टार्ट में करनी चाहिए, वही हम पहले सीखेंगे। अच्छा, जो टॉपिक है ये भी आपको काफ़ी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में हेल्प देगा। परमानेंट फाइल ऑफ ऑडिटी डिपार्टमेंट्स। ऑडिटी कौन सा है? एक तो ऑडिटर हो गया जो ऑडिट करेगा। ऑडिटी कौन है? जिसका आपने ऑडिट करना है। अब आप किसके लिए अपॉइंट हुए हैं? आप नैब के किसी ऑफिस का या नैब के पूरे रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हो गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, उस ऑडिटी डिपार्टमेंट की परमानेंट फाइल्स को पढ़ना है। परमानेंट फाइल्स कौन सी होती हैं? अब इसकी आगाज़ की तरफ चला जाए। अब देखें कि एक फ़र्ज़ किया, ये जो आपकी टीम ऑडिट करने जा रही है, हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि जब नैब बना
उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ऑडिट डिपार्टमेंट के ऑडिटर जो हैं जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए। चाहिए, ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ऑडिट करने के लिए। तो सबसे पहले इनको एक परमानेंट जो उस डिपार्टमेंट का ऑडिट करने लगे हैं इन्होंने जो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मतलब अपनी जो फाइल बनानी है वर्किंग पेपर की, उसमें जो परमानेंट फाइल्स हैं उस नैब की, उनको देखना पड़ेगा। परमानेंट फाइल्स कौन सी हैं भाई? ये देखना पड़ेगा कि ये नैब बनाया किस लिए गया, किसने बनाया, उस वक्त का हुक्मरान कौन था, ये किस प्रोसेस के ज़रिए बनाई, आया कि सदर ने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया था, आया कि कोई पार्लियामेंट का कोई एक्ट था। अच्छा, उसको आपको पढ़ना चाहिए कि ये अगर ऑर्डिनेंस था तो उसका मकसद क्या था, उस ऑर्डिनेंस जिसके ज़रिए ये बना उस ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहिए। उसमें आपको गोल्स मिल जाएंगी, इसके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे और सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप उस नैब का एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है जी, ये फ़लाँ सेक्शन के ज़रिए जो आइन है उसमें अमेंडमेंट की जाए और एक नया इदारा बनाया जाए जिसका नाम नैब रखा जाए, जो कि अकाउंटेबिलिटी करेगा। वो किसी जगह पे भी जा सकता है, किसी डिपार्टमेंट का भी कर सकता है ऑडिट। और इसकी आगे जो है कोई रूल आगे बताया गया कि इसका सब हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होगा और इसको जो लीड करेगा वो चेयरमैन होगा। अच्छा, उसके बाद फर्दर ये अपना एक SOPs बनाएंगे, अपनी पॉलिसी बनाएंगे, अपनी एक कानून बना के पास करवाएंगे जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेशन जो है सारे कंडक्ट होंगे। अब फिर आपके पास ठीक है, आइन में या पार्लियामेंट के एक्ट से या ऑर्डिनेंस से आपको पता चल गया कि ये प्रॉपर इस डेट से बना था और इसका चेयरमैन फ़लाँ नॉमिनेट हुआ, ठीक है, ये भी बात हो गई। अब आप इसकी जो पॉलिसी सेक्शन है उसमें जाकर देखेंगे कि इन्होंने कौन सा अपनी SOP बनाई, इसके मेन बाकी ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे हैं और इसका रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पे है। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या देखेंगे कि अब तक इन्होंने कितने केस निपटाए, कितने लोगों पे केस किए गए और किस नौइयत की इसकी ड्यूटीज़ हैं कि किस नौइयत के केसेस पे ये हाथ डालेगा या उनकी स्क्रूटनी करेगा या उन लोगों से पूछ-गुछ करेगा। अच्छा, ये सारा रिकॉर्ड देख लेने के बाद फिर क्या है कि आपको ऑडिट के बारे में नैब के बारे में एक काफ़ी हद तक ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसके फ़ंड कहाँ से आ रहे हैं, इसके जो एम्प्लॉइज़ हैं कितने हैं और उनके जो हैं ग्रेड वाइज कितने कितने हद तक हैं और उनकी पे वगैरह किस हिसाब से पे हो रही हैं, उनके पास अकाउंट कौन से हैं, कहाँ पे ये जब पैसा रिकवर करते हैं तो कहाँ पे जमा करवाते हैं, जब इनकी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं और इनकी जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंडिचर हैं वो कैसे थ्रू होते हैं, इनकी प्रोक्योरमेंट का क्या प्रोसेस है, वो सारे के सारे जो इनके रूल्स होंगे वो आपको बताएंगे। उसके बाद 1 बाय 1 आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि इन्होंने रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया हुआ है, उसमें कहीं एम्बिग्विटी तो नहीं है, उसके जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो साइन कर सकते हैं, जिनके पास अथॉरिटी है वो कोई भी अप्रूवल दे सकते हैं किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए। इसके अलावा इनको पेमेंट वगैरह कैसे करनी होती है, कहाँ कहाँ पे पेमेंट करते हैं, इनके पास कौन कौन से अकाउंट हैं जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन करते हैं रिसीट्स के लिए और पेमेंट्स के लिए। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक दफ़ा आप वर्किंग कर लेंगे तो आप जब भी एनुअली या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद नैब का ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा के लिए मदद देंगी, आपको रूट देंगी कि आपने ये चीज़ें देखनी है। अगर कोई पॉलिसी लेटर नया आता है, उसमें कोई अमेंडमेंट आती है, उसमें चेंज आती है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसकी फंडिंग में, तो वो भी आप जाके हर साल देख सकते हैं कि इस पूरे साल में गवर्नमेंट ने क्या नया लेटर दिया, जिससे पहले वाले जो प्रोसीजर हमने पढ़े थे जिसके बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग कैम की थी उसमें चेंज क्या आई, उस चेंज के लिए अगर कोई रेगुलेशन में या पॉलिसी में कोई चेंज आई तो आया उस लेटर इशू होने के बाद उस प्रोसीजर की वजह से या उस रूल की वजह से इस डिपार्टमेंट में क्या क्या नई तब्दीलियां आईं जो इन्होंने अपने स्टेप्स फॉलो करने थे उन लॉज को या रेगुलेशन को या लेटर्स को जो नए इशू हुए। तो इसको भी देखेंगे आप, जिसको हम कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं। तो ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन आपकी परमानेंट फाइल जो है, जो परमानेंट फाइल्स हैं उस डिपार्टमेंट की,
उनसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगी। उस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आप अपने ऑडिटर जो है अपना वर्किंग करेगा, उसी वर्किंग पे अपनी ओपिनियन देगा कि ये डिपार्टमेंट कैसे चल रही है। तो इनफैक्ट ये है कि हम जो है जिस डिपार्टमेंट का ऑडिट करेंगे उसकी परमानेंट फाइल्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उनकी पढ़ने से हमें क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और हमें उस डिपार्टमेंट को ऑडिट करने में वो परमानेंट फाइल किस हद तक हेल्प आउट कर रही होती, ये सारे का सारा इस लेक्चर का एसेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। आगे जाके वन बाय वन हम इसको स्टडी करते जाएंगे। अगर कोई चीज़ मुश्किल होगी तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। इंट्रोडक्शन है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज़ ऑपरेशंस, यानी आपने उस डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। द ऑडिटर नीड्स टू हैव ए डिटेल्ड नॉलेज ऑफ दोज एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी दैट रिलेट टू ऑडिट। द ऑडिटर शुड हैव कॉग्निजेंस अबाउट द अदर एरियाज़, यानी उसको सारे का सारा उस डिपार्टमेंट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एज इट्स नेम implies, the permanent file PF is used to collect information about the entity that will be useful not just for the current audit but also for future audits of the same type for the same entity। अगर इस तरह की कोई और भी डिपार्टमेंट है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प आउट करेंगी कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी साइज and business help in assessing materiality, understanding the entity's operation can help to determine what components are to audit, and knowing the types of transaction entered into by the entity helps to assess inherent risk to the entity. This information will be fairly consistent and relevant for the for at least a few years audits। इसमें यही कहा गया है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग से आपको पता चलेगा कि ये बिज़नेस क्या है, इसकी ट्रांजैक्शन कैसी होती हैं और इसकी नेचर क्या है इस ऑर्गेनाइजेशंस की। और ये जो परमानेंट फ़ाइल आप जो पढ़ेंगे इससे क्या होगा कि आपको कम से कम चंद साल के जो ऑडिट आप करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। Even though the information on the permanent file is expected to be useful across more than one audit period, ये भी उम्मीद है कि जो आप परमानेंट फ़ाइल बनाएंगे वो एक ऑडिट पीरियड की निस्बत बल्कि ज़्यादा टाइम आपको काम आएगी। द ऑडिट टीम शुड वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट ऑडिट एंड अपडेट द परमानेंट फाइल वेयर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैव अकर्ड। और वो ये देखेंगे कहीं पॉलिसी लेटर वगैरह नया आया है तो उस परमानेंट फाइल में क्या नई तब्दीली हो चुकी है, उस तब्दीली की को मद्देनज़र रखते हुए आपने ऑडिट में वो चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं कि इन लॉज के हिसाब से इनको ओबे किया गया है या नहीं। द परमानेंट फाइल इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट विल बी ऑफ कंटेनिंग इम्पोर्टेंस टू ऑडिट। दिस में इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं परमानेंट फाइल में। कापीज़ ऑफ रेलिवेंट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, यानी कि वो कौन सा गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि कौमी असम्बली में बिल पास हुआ या ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये बनी। अप्लाइकेबल फाइनेंशियल रूल्स, कि इनकी फाइनेंशियल रूल्स क्या हैं, कैसे पैसा आता है कैसे पैसा जाता है। लॉज रेगुलेशन, इन पे कौन से कानून लागू होते हैं। गाइडलाइंस एंड अदर रूल्स, और इसके अलावा कौन सी गाइडलाइंस हैं प्रोसीजर्स के लिए। रूल अफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी, और कौन सा जो है जो रूल है इन पे अप्लाई होता है इनकी ऑपरेशंस के लिए जो डे टू डे ये अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यानी कि इस डिपार्टमेंट में कौन हेड है, उसके डायरेक्टर्स कितने हैं और फर्दर ऑफिसर्स कितने। डिटेल ऑफ की कंट्रैक्ट्स, और इसने अब तक कितने कंट्रैक्ट किए हैं। एंड लोकेशन ऑफ ऑपरेशन, और इसके कहाँ कहाँ पे ऑफिसेज हैं जहाँ पे इनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ एंटिटी, कि इस डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या है, इसका विजन क्या है, इसका मिशन स्टेटमेंट क्या है। एंड द मोस्ट रिसेंट बिजनेस प्लान और चार्टर ऑफ एंटिटी, और इस बिज़नेस का प्लान क्या है और फर्दर अभी इनकी करंटली फंक्शनैलिटी क्या है। अच्छा, इसमें क्या क्या आ जाएगा। कॉपीज़ ऑफ एस्टीमेट्स, कि कितने एस्टीमेट्स
अब तक हो चुके हैं, कापीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, लॉन्ग लोन एग्रीमेंट्स अगर कहीं पे किया है, मॉर्गेज का अगर कहीं एग्रीमेंट है, एंड डेट इंस्ट्रूमेंट, और इन्होंने अगर कर्जे लिए हैं, स्केड्यूल ऑफ अमोर्टाइजेशन फॉर डेट्स एंड स्पेशल एसेट्स, अगर कर्जे हैं या एसेट्स हैं तो उन पे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन कैसे लागू की जाती है, प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट और पिछले साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह क्या कह रही हैं, उनका रिकॉर्ड क्या शो कर रहा है, प्रीवियस ऑडिटर्स रिपोर्ट टू मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट्स रेस्पॉन्सेज, और पहले जो ऑडिटर था उसने क्या मैनेजमेंट को कोई रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के जवाब में मैनेजमेंट ने क्या कहा था, एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट ऑफ मीटिंग, और अगर कोई बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई थी तो उनमें क्या डिसीजन लिए गए थे। इसके अलावा चार्ट ऑफ अकाउंट्स के इस डिपार्टमेंट के कितने अकाउंट्स हैं, समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड बाय द ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कौन कौन सी ये फॉलो करते हैं, स्पेशल रिमनरेशन इफ़ एनी फॉर द सीनियर ऑफिसर, अगर कोई जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ग्रेड 20 से अबव के, तो उनको कितना एक्स्ट्रा कोई अलाउंस वगैरह दिया जा रहा है, और अगर दिया जा रहा है तो किस रूल के हिसाब से दिया जा रहा है, उसकी प्रॉपर अप्रूवल वगैरह हो रही है कि नहीं, इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन, इसके अलावा उनका माहौल पे क्या असर है, उसके अलावा भी कोई रूल और रेगुलेशन इनके हैं, अदर एज अप्रोप्रिएट, फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फ़र्क करता है किस नेचर की डिपार्टमेंट है, अगर सर्विसेज की है तो वो सर्विसेज के रेलिवेंट जो रूल्स वगैरह लॉज आपने पढ़ने हैं और उस हिसाब से फर्दर उसकी आपने असिस्टेंस आपने लेनी होती है मैनेजमेंट से। अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टाइप नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है तो उस हिसाब से आपने अकॉर्डिंगली चीज़ें डेवलप करनी होती है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर मैनुअल मे बी इन दी परमानेंट फाइल, यानी कि जो उस डिपार्टमेंट की प्रोसीजर्स और का मैनुअल है वो भी परमानेंट फाइल का हिस्सा बन सकता है इफ़ दे आर ब्रीफ, और अल्टरनेटिवली ए कॉपी सच शुड बी इन ऑडिटर्स बुक केस और फाइलिंग कैबिनेट। अगर वो कहता है कि वो मैनुअल छोटा है तो आप उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं, अगर वो मैनुअल बड़ा है तो आप उसका सिर्फ रेफरेंस लिख सकते हैं। नोट में है वेयर द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन इज वॉल्यूमिनियस द ऑडिटर मे डिसाइड टू इंक्लूड only a reference to the title of the documentation and its physical location rather than keeping the whole document in the permanent file। तो अगर इतना voluminous रिकॉर्ड्स हैं तो आप उनको बजाय इतना संदूक उठा के फिरने के आप उनका सिर्फ रेफरेंस वगैरह लिख सकते हैं अपने पास। In cases where certain departments of the federal and provincial governments are authorized to maintain accounts, अगर किसी डिपार्टमेंट के पास ये हक है कि वो अपना अकाउंट मेंटेन कर सके जिसमें वो रेवेन्यूज़ कलेक्ट करके जमा करवाते हैं या जिसमें से पेमेंट करते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ देयर पेमेंट्स एंड रिसीट विच आर मर्ज्ड विद द सेंट्रल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट जनरल। अच्छा, वो कह रहा है कि जो आपके पास परमानेंट फाइल बनेगी उसका फर्दर क्या होगा, फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिट्स ऑफ द सेम टाइप फॉर द सेम एंटिटी द ऑडिट टीम सिंपली नीड्स टू कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन इज स्टिल रेलिवेंट, कि जब भी वो जाएंगे और देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने परमानेंट फाइल में से उठा के रखी हुई थी वो रेलिवेंट है या उसमें कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं आई, एंड टू अपडेट द परमानेंट फाइल एट प्लानिंग स्टेज वेयर नेसेसरी, और प्लानिंग जब ऑडिटर प्लानिंग कर रहा होगा तो उसमें ये चीज़ कंफर्म कर लेगा कि जो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास हैं वो अपडेटेड हैं या नहीं, अगर कोई चेंज आई है तो उसका उस पूरे रिकॉर्ड वगैरह पे क्या असर पड़ेगा, और जब वो ऑडिट कर रहे होंगे तो उनको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी जो तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। The dates on which updates occurred should be recorded on the update control sheet provided। जो कंट्रोल शीट है ये आगे हम पढ़ेंगे कि शीटें कौन कौन सी इस्तेमाल हो रही होंगी, तो कंट्रोल शीट में वो अपडेट कर लेंगे कि इस रिकॉर्ड को हमने इस डेट पे अपडेट किया था। मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम शुड बी फेमिलियर विद द इंफॉर्मेशन इन द परमानेंट फाइल, यानी कि जो ऑडिट टीम है, जो ऑडिटर होगा और उसकी टीम होगी, उनको इस परमानेंट फाइल का पूरा नॉलेज होना चाहिए। एज इट इज़ रिक्वायर्ड to have an understanding of the entity's business in order to check that an effective and efficient audit is conducted। एक अच्छे ऑडिट करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ऑडिट उस डिपार्टमेंट का पता हो कि इसकी परमानेंट फाइल हमें क्या बता रही है और इसका नेचर क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। It needs to be highlighted that the audit strategy and methodology recommended under FAM provide
फॉर कंटिन्यूड क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू ऑल दी फेजेस ऑफ ऑडिट। तो फैम जो है फिनेंशियल ऑडिट मैनुअल, ये इसका क्या मतलब होता है कि आपके जो ऑडिट है उसकी अश्योर की जाए कि क्वालिटी ऑडिट हुआ है, एवं बस ड्यूटी नहीं की पर तो बल्कि जो ऑडिट का सही मकसद है वो पूरा किया गया है। While reviewing the permanent file, the functionaries entrusted with the quality assurance of audit should ensure that the various steps recommended in these guidelines and respective forms have been completely followed in all respects। तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो फैम का मैनुअल है, जो गाइडलाइन देता है, जो ये वर्किंग पेपर प्रिपेयर करने के लिए कहता है, वो सारे के सारे कम्प्लीटली तैयार किए जाएँ और उनकी डायरेक्शन को फॉलो किया जाए ताकि ऑडिट किया जाए उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। इसके बाद आता है कि परमानेंट फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। टाइटल्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द ऑडिट वर्किंग पेपर्स किट आर लिस्टेड बिलो। ये नीचे दिए गए हैं। अपडेट कंट्रोल शीट, जिसको सिर्फ पीएफ शीट का नाम दिया जाता है। इसके बाद स्टेटस ऑफ द एंटिटी के, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, मिनिस्ट्री है, डिवीजन है, सब ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, क्या है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के वो कब बनी, कैसे बनी, क्या मकसद था, ये सारा कुछ इसमें पढ़ा जाएगा। लिस्ट ऑफ ऑडिटेबल लोकेशंस के उसके रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पे पड़े हैं और उनके एसेट्स कहाँ कहाँ पे पड़े हैं, वो लोकेशन का भी पता होना चाहिए। इसके अलावा लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स के, उस जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, उसके बैंक अकाउंट्स कहाँ कहाँ पे मेंटेन है, वो भी पता होना चाहिए। इसके बाद है लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज के, कौन कौन साइन कर सकता है, कौन कौन से ऑफिसर ऑथराइज्ड हैं, उनकी एक डिटेल लिस्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके अलावा और भी कोई मौसमियाती तगय्युरात हैं या कोई और फैक्टर्स जो हैं वो भी जिसमें कंसीडर करना ज़रूरी है, तो वो भी में एंटर किए जाएंगे। इसके अलावा की कंट्रोल्स कौन कौन से हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज़ के, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनका ऑडिट किया जाएगा, मतलब उसकी रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट है, परचेज़ है, जितने भी उसके एरियाज़ होंगे उनको नॉमिनेट करना पड़ेगा कि ये हमने देखने हैं। इसके अलावा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या हैं, वो भी देखनी पड़ेंगी। इसके बाद आता है द फॉलोइंग पैराग्राफ्स प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर यूजिंग द अबव मेंशन्ड फॉर्म्स। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग in these forms are contained in the audit working papers kit which the auditors are required to follow। तो ये जितनी हमने पहले चीज़ें पढ़ी हैं तो उसके बारे में फर्दर हमें कुछ बताएगा। अपडेट कंट्रोल शीट, जिसका नाम सिर्फ पीएफ है, उसमें क्या होगा, द परमानेंट फाइल शुड बी अपडेटेड ईच ईयर एट द बिगिनिंग एट द प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज पे आपकी जो ये शीट है आपने कंप्लीट कर लेनी है। दिस फॉर्म शुड बी डॉक्यूमेंट द नेम ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग इट। जो ऑडिट टीम का मेंबर होगा, जो इंडिविजुअल जिसकी ड्यूटी होगी कि इस फॉर्म को, पीएफ फॉर्म को फिल करे, तो उसका भी नाम लिखा जाएगा। इसके बाद आता है स्टेटस ऑफ एंटिटी फॉर्म PF1। द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट ऑन दिस फॉर्म द प्रिंसिपल एड्रेस, किसका एड्रेस, उस डिपार्टमेंट का, स्टेटस कि ये फेडरल है, प्रोविंशियल है, सेमी गवर्नमेंट है, सेल्फ अकाउंटिंग है, सेंट्रलाइज्ड है या एग्जाम्प्ट है कि इसके अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं। एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज, और इसका फंक्शन क्या है बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ। इसके बाद आ जाएगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन फॉर्म 2। फॉर्म का नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हेडिंग चीज़ें देखते जाएँ कि इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। द ऑडिटर शुड गैदर फिनेंशियल एंड अदर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। और अब से आपने माइंड में, मैं इस टॉपिक से हटके बात कर रहा हूँ कि आपने माइंड में ये रख लेना कि आप ऑडिटर हैं। जब आप ऑडिट को पढ़ रहे हैं तो आपने ये सोचना है कि आप एक ऑडिटर हैं, किसी डिपार्टमेंट का ऑडिट करना आपकी ड्यूटी लगी हुई है और आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी डिवेल्प होएगी तब। द ऑडिटर शुड गैदर फिनेंशियल एंड अदर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस whose results are included in the financial statement of the entity. This includes information about total assets, total liabilities, total revenue and total expenditure, corporate plans and organization structure, main function। तो जब ये आप ऑडिट कर रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखना होंगी, एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, एक्सपेंडिचर और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। ये सारी कुछ देखने से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प होगी। The main functions of auditing departments generally are, जो एक जिस डिपार्टमेंट का आप
ऑडिट कर रहे हैं उसके फंक्शंस क्या हो सकते हैं, नॉर्मली ये चीज़ें कवर करती हैं। सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज दे सकता है, उसके फॉरेन अफेयर में रोल हो सकता है, या फिर टैक्सेशन की डिपार्टमेंट का वो कोई हिस्सा हो सकता है, या टैक्सेशन में उसका एक हिस्सा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्से में वो आ सकती है कि उसका ये फंक्शन हो। इकोनॉमिक इंसेंटिव सर्विसेज एंड रेगुलेशन का इसका एरिया हो सकता है। रिलेशन विद अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बाकी डिपार्टमेंट का उसके साथ क्या फंक्शन है। फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन क्या हो सकता है, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन, डेट मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स वगैरह हो सकती है। इसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का उसका एरिया ज़रूर होगा। नोट, accounting financial information pertaining to the last three years should be documented along with detailed of fund releases। तो पिछले 3 साल की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या थी और उसके रेलिवेंट आपने चीज़ें अटैच कर लेनी है। इसके बाद आता है जी 4.7 लिस्ट ऑफ ऑडिटेबल लोकेशंस कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिटेबल लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, कहाँ कहाँ पे इसके एसेट्स वगैरह पड़े हुए हैं। द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट द एड्रेस ऑफ ऑल द लोकेशंस इंक्लूडिंग, क्या क्या होगा, पहले नंबर पे द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एड्रेस, कहाँ पे इस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बैठता है, इसकी अटैच डिपार्टमेंट्स कौन कौन सी हैं, प्रोजेक्ट साइट्स, और अगर ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके ऑपरेशन की लोकेशन क्या है, उनका रिकॉर्ड क्या है, उनकी कलेक्शन वगैरह क्या है, उनका प्रोसेस क्या है, और उनकी रिपोर्ट क्या है पिछले फिनेंशियल कि उनको कितने फंड दिए गए और उन्होंने कितने खर्चे कहाँ कहाँ पे किए। लोकेशन वेयर एसेट्स आर लोकेटेड एंड देयर एग्जिस्टेंस, और उनकी मौजूदगी भी आपने देखनी है कि एसेट्स इनके हैं कितने और पड़े भी हैं कि नहीं, और जो चेक करने चाहिए एक ऑडिटर को। इसके बाद आ जाए द लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स कि कितने इसके बैंक अकाउंट्स हैं, कहाँ पे पैसे जमा हो रहे हैं, कहाँ पे उनको रीइंबर्स किया जा रहा है, कितने एक्सपेंडिचर हैं, कैसे इनकी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं और उनका प्रोसीजर क्या है, ये सारी इसी चीज़ में पड़ेंगे। द ऑडिटर शुड लिस्ट नेम्स, एड्रेसेस ऑफ अकाउंट्स, नंबर्स ऑफ बैंक्स accounts maintained in the name of the federal government, its ministries, agencies and other related organizations। आगे कहता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ द बैंकर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, SBP इज़ द बैंकर। अब कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएं कि नेशनल बैंक है या स्टेट बैंक है, तो ये क्वेश्चन बनता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ द बैंकर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। SBP हैज़ 16 ब्रांचेज, कितनी इसकी ब्रांचेज हैं, 16। एंड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान works as an agent of SBP, performs banking functions for the federal government across Pakistan। तो जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो किस तरह एक एजेंट के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑपरेट्स फॉलोइंग बैंक अकाउंट्स विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसके स्टेट बैंक के साथ कौन कौन से अकाउंट्स हैं, ये अब इस पर फर्दर हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, नॉन फूड अकाउंट, फूड अकाउंट, फर्टिलाइज़र अकाउंट, सऊदी अरेबिया स्पेशल लोन अकाउंट, गवर्नमेंट डिपॉजिट अकाउंट नंबर 12। और इसके अलावा कहता है कि नॉन फूड अकाउंट इज़ द मेन अकाउंट of the federal government and government receipts are deposited in this account and majority of the payments are made from this account। कि गवर्नमेंट के ज़्यादातर जो अकाउंट्स पैसे जो जमा हो रहे होते हैं और जो खर्चे हो रहे होते हैं वो नॉन फूड अकाउंट से हो रहे होते हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज कि कौन कौन से इसके ऑफिसर्स ऑथराइज्ड हैं डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए। The auditor should list the names of personnel with authority to certify, approve and authorize the collection, recording, processing and reporting of financial information of the entity in accordance with the delegation of powers of the relevant department। अगर फ़र्क किया प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है PAO, तो वो किस को ऑथराइज़ करता है, उसका साइन क्या है, तो आपने ये नोट डाउन करने होते हैं कि इस डिपार्टमेंट के सिग्नेटरीज कौन कौन से हैं जो साइन कर सकते हूँ खर्चे अप्रूव करने के लिए या इस तरीके से अथॉरिटी देने के लिए। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या कंसिडर करना होता है। द ऑडिटर शुड लिस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द operational activities of the auditee। The auditor should use professional judgment to decide what these factors are। They may include economic trends
एंड कंडीशंस अफेक्टिंग इनपुट्स कॉस्ट के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं जो इस डिपार्टमेंट के इनपुट कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। वेरिएशन इन बजट्स कि बजट में अगर कोई वेरिएशन है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। बजट एलोकेशन, इसको कितना बजट मिला था पहले, अब कितना मिला और आने वाले वक्त में कितना मिलने के चांस हैं, ये सारी चीज़ें। लेवल ऑफ डेट, इसकी कितने कर्जे हैं, और टाइमिंग ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड कैरी ओवर इनटू सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कितने कंप्लीट होने वाले हैं। अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका फिनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जनरल फिनेंशियल इंडिकेटर्स एंड ट्रेंड, बाकी जनरल फिनेंशियल इंडिकेशंस और ट्रेंड जो है मार्केट में जो कंट्री के टाइम टू टाइम अवेलेबल होते हैं डाटा, वो इस पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। पे रेट्स एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अफेक्टिंग पेरोल, तो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें वगैरह जो है वो कैसे पे की जाती हैं और उन पे कितनी इंक्रीज़ वगैरह है और कैसे उनको कैटर फॉर किया जाता है। फिजिकल टारगेट्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसके टारगेट्स हैं क्या और उसकी इनफैक्ट परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी, देखी जाएंगी। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर और अदर अनफोर्सीन एबल इवेंट्स रिक्वायरिंग रिलीफ एक्सपेंडिचर, तो इस तरह के जितने हैं वो इस डिपार्टमेंट को कितना इम्पैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल अगर कंडीशन जो है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी हो तो क्या इसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अगर करप्शन का दौर है तो इसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, और अगर अच्छी हुकूमत चल रही तो इसकी परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशन, बाकी इन्वायरमेंट में जो मौसमियात या बाकी फैक्टर्स जो हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स वगैरह, वो कैसे इसको कंसिडर कर रहे हैं। बाकी टेक्नोलॉजिकल अगर एडवांसमेंट हो रही है तो उसका इसके ऑपरेशन पे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा बाकी सोसाइटी के जितने फैक्टर्स हैं वो कैसे इसको इम्पैक्ट करेंगे, ये सारे के सारे इसी में स्टडी किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबक ख़त्म होता है और आपने कमेंट करने हैं इस सबक के बारे में कि आपको कितना समझ आया। अच्छा समझ आया तो अच्छे कमेंट्स करें, अगर नहीं आया तो मुझे बताएं कि किस चीज़ की आपको समझ नहीं, ताकि मैं नेक्स्ट जब लेसन स्टार्ट करूं तो उस चीज़ को दोबारा रिवाइज़ कर दूं और आपकी जो कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।